जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं इस क्लास में। हम अध्ययन करेंगे आज वर्णमाला के बारे में, क्योंकि कल हम लोगों ने स्वरों के बारे में चर्चा की थी। ठीक है, उससे पहले मैं कुछ बातें बताने को कल भूल गया था, जो कि कुछ है कि जैसे ध्वनि है, वर्ण है। कमेंट में आया था कि मतलब इस पर भी चर्चा कीजिएगा सर, तो मैं बेसिक समझा रहा था। चलो मैं भी आगे बता देता हूँ। तो जैसे ध्वनि है, ठीक है, ध्वनि। अब ध्वनि क्या है, मैंने बोला था आवाज। ध्वनि को हम आवाज कैसे बोलते हैं, कैसी मधुर ध्वनि है, वही ध्वनि है। ठीक है, तो ये ध्वनि से भी एक प्रश्न बनता है, तो भाषा की जी सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। उसके बाद में जैसे ध्वनि है, हम मान लो मैंने बोला आ, तो कैसे पता लगेगा ये? अगर हमने बताया था कल, तीन माध्यम होते हैं भाषा के। ठीक है, एक लिखित, मौखिक तो हो गया। अब लिखित कैसे हम बताएंगे? तो लिखित के लिए जो हिंदी, जो संस्कृत के आचार्य लोग थे, उन्होंने संस्कृत में लिपि की रचना की। ठीक है, कभी हम बताएंगे जब मुझे टाइम मिलेगा समय का, क्योंकि अभी मेरे पास समय थोड़ा कम है। जैसे ए वाला छा और ए वाला भी छा जो बोलते हैं, इनमें क्या अंतर है? ठीक है, बताएंगे कभी, विस्तार से चर्चा करेंगे। पूरी ग्रामर बेखटक निश्चिंत है, सब कुछ बस धैर्य पूर्वक साथ में बने रहें। वर्ण, भाषा की लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी, हिंदी भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण है। और अक्षर हम किसे कहते हैं? आ मतलब होता है नहीं, अक्षर मतलब होता है पतन या टूटना। ठीक है, आज अक्षर, अक्षर। ये जो छा बना है मैं बता देता हूँ फिलहाल, थोड़ा बेसिक। एक का आधा और प्लस मूर्धन्य शकार से बना अक्षा, इसलिए अक्षा कहना चाहिए, अक्षर, अक्षर नहीं कहना चाहिए। इसीलिए बहुत बंदे कंफ्यूज होते, जैसे अक्षर, अक्षर, ये अक्षर, ये अक्षर है, ये अक्षर है। और यहाँ पर जब हम ए वाला बनाते हैं तो अक्षर, आधा का की आवाज और शा मूर्धन्य की निकल जाए। मैं चर्चा करूंगा आगे, लेकिन यहाँ पे समझ लेते हैं कि अक्षर किसे कहते हैं, जिसे हम तोड़ नहीं सकते हैं उसे हम अक्षर कहते हैं। जिसका पता नहीं होता है, अक्षर का परिभाषा ए भी है। अगर हिंदी में आता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो धन लगाएंगे। और अगर कहता है हिंदी भाषा की लिखित सबसे छोटी इकाई, तो हम वर्ण कहेंगे। इसके बाद में फिर होता है जो सार्थक ध्वनियां होती है, भाषा की सबसे, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, जिसको हम अर्थ कहते हैं। सॉरी, अर्थ के आधार पर होता है शब्द। ठीक है, पहला ध्वनि, फिर लिखित सबसे छोटी इकाई, या अंग भी कहते हैं, सबसे छोटा अंग, लिखित सबसे छोटा अंग अक्षर या फिर वर्ण। ठीक है, अब शब्द, अर्थ के आधार पर हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो हम शब्द कहते हैं। ठीक है, अब है भाषा, भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई भावार्थ, भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य है। और यही सबसे, भावार्थ के आधार सबसे बड़ा भी और सबसे छोटा भी वाक्य। ठीक है, और वाक्य के बाद में साहित्य होता है। और साहित्य जब पर्याप्त मात्रा में हो जाती है, फिर इसे ही हम भाषा कहने लगते हैं। ठीक है, नो टेंशन, सब कुछ। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, लिखित इकाई वर्ण है, अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई शब्द है, भावार्थ के आधार पर सबसे बड़ी, सबसे छोटी इकाई वाक्य है। अगर आपको समझ में आता है कमेंट बॉक्स में जरूर इसका जवाब दें। अब हम चर्चा करेंगे स्वरों के बारे में। ठीक है, अब हम जानेंगे उच्चारण के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं। उच्चारण के आधार पर वैसे तो मूल 4 वर्ण हैं, कहीं पर 5 भी होते हैं, लेकिन जो मूल वर्ण हैं, मतलब जो मूल भेद हैं, वो 4 हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? कंठ मतलब जो गले से बोले जाते हैं, तालब मतलब जो तालू से बोले जाते हैं, यहाँ पर जो काकल होता है, यहाँ भीतर वाला, उसमें मतलब उसके पास में जीभ लगाते हैं जब, तो वो होता है तालब। मूर्धन, मूर्धन्य जो होता है मतलब मसूड़ी, मसूड़ी के ऊपर जीभ रखकर हम जब, ये मान लीजिए जीभ है, ठीक है, जीभ हमने मसूड़ों पे जब रख के बात करते हैं तो वो मूर्धन्य बन जाता है। और जो ओष्ठ से वर्ण बोलते हैं वो ओंठ, मतलब ओष्ठ का मतलब है ओंठ। ठीक है, अब हम बात करेंगे कंठ से कौन से बोले जाते हैं। कंठ से बोले जाते हैं आ, आ। और मैं आपको और एक बात बता देता हूँ, आपको छठा और बड़ा नहीं कहना है, क्योंकि आप मेरे साथ में आ गए हैं। जैसे अगर आप छठा बड़ा कहेंगे तो इमला लिख ही नहीं सकते कभी सही से।
इसलिए आ। ये मैंने बताया था, ये ह्रस्व है, ये दीर्घ है, ये मतलब ये एक मात्रक है, द्विमात्रक है। ये जितना टाइम बोलने में लगता है इससे ठीक इसमें दुगना लगता है, इसलिए आ। ठीक है, कंठ से बोलने वाली ध्वनि आ। अब उसमें आता है, वीडियो में आता है, वीडियो किताब है या फिर पटवारी जो भी है उसमें आता है कि आ कौन सी ध्वनि है उच्चारण के अंत पर होगा, कंठ, तालव्य, मूर्धन या कंठ तालव्य, वो भी चर्चा करेंगे। तब बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए आपको कंफ्यूज होने के लिए चार्ट बना लीजिए आराम से। कंठ से बोलने वाली आ, ठीक है। और तालव्य से क्या बोलते हैं हम लोग, ई और ई, ठीक है। ये तालव्य से बोलते हैं क्योंकि जो जीभ होती है, जो लोड पड़ता है हम लोगों पर, वो काकल के पास में ई, ठीक है। उसके बाद में जो होता है मूर्धन, संस्कृत में वैसे यहाँ पर दो है लेकिन हिंदी में एक है, रीढ़, ठीक है। रीढ़, मसूड़ों पर जीभ रखिए, फिर बोलिए रीढ़। रीढ़ नहीं बोलना है, अपन लोग बोलते हैं रीढ़, यह नहीं बोलना है, बोलना है जैसे अपने यहाँ कहते हैं ऋषिकेश जाना है, तो ऋषिकेश, ठीक है। ऋषि बोलना चाहिए, ऋषि नहीं बोलना चाहिए। इसीलिए बंदे ये वाला गलत करते हैं क्योंकि उनका उच्चारण ही नहीं ठीक है। सबसे पहले तो मुझे उच्चारण ठीक करना है, क्योंकि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो हम बोलते हैं वही लिखते हैं। अंग्रेजी में जैसे क्या है कि यहाँ पे पुट लिखते हैं, पीयूटी पुट, बीयूटी, ऐसे मैं किसी भाषा से मतलब नहीं रखता हूँ, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे पीयूटी पुट, पीयूटी पुट, बुट नहीं इसे बट पढ़ते हैं, लेकिन हिंदी में क्या है, हम जो लिखेंगे वही बोलेंगे, जो बोलेंगे वही लिखेंगे। बस क्या है कि हम लोगों को उच्चारण अर्थ ठीक से समझ में आना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, अब हम ओष्ठ के आधार पर जानेंगे। ओष्ठ है ऊ और ऊ, ठीक है। कंठ के आधार पर कितने स्वर होते हैं, 2। तालव्य के आधार पर स्वर 2, मूर्धन के आधार पर 1 जो कि रीढ़ है, ओष्ठ के आधार पर 2। ऊ मतलब ओठ, देखिए ओठ मेरे है, जैसे मैं बोल रहा हूँ ऊ, वृत्ताकार हो रहा है। और जब हम ओठ के आधार पर जब व्यंजन और स्वर दोनों जानेंगे तो होगा, जैसे कि मान लीजिए ओष्ठ है, प्रश्न कैसे बनता है क्वेश्चन देखिए, ओष्ठ है, उसमें दिया गया है कि ओष्ठन, ओष्ठ कौन सा ओष्ठ वर्ण नहीं है, तो वहां पर ऊ दे दिया है, और एक लिखा इनमें से कोई नहीं, एक वहां पर आ दे दिया गया है। तो आ ओष्ठ वर्ण नहीं है क्योंकि आ तो कंठ से बोला जाता है, गले से बोला जाता है, इसलिए राइट क्वेश्चन जो आंसर होगा वो आ होगा, ठीक है। उसके बाद में हम अब आगे चर्चा करते हैं कि जैसे कंठ तालव्य किसे कहते हैं या फिर जीभ मूल्य ध्वनि किसे कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने कहा था कि अब जानेंगे कंठ तालव्य। अब कंठ तालव्य जैसे होता है, क्या होता है कंठ तालव्य, कंठ तालव्य 2 ध्वनियां हैं। कंठ तालव्य जैसे होता है ए और आय का निर्माण। किस तरह से होता है ए और ए का निर्माण, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए आ और आ हो गया है, आ मैंने लिख दिया, उसके बाद में लिखना है ई। आ और ई मिलके बना है बराबर ए बना है, ठीक है। इसके बाद में जब हम ये बड़ा नहीं बोलना है, ए एक मात्र इसीलिए बोलेंगे आ, इसे बोलेंगे आ, और प्लस इसे ई, तो हो गया आय। इसे ए बोलेंगे, इसे आय बोलेंगे, एस एडी वाला नहीं बोलेंगे, गड़बड़ कर रहे हैं सभी लोग, नहीं तो बिरमला लिखने में बड़ा दिक्कत होगा। आ ई ए मिलके ए होगी कंठ तालव्य। अब क्वेश्चन कैसे पूछा है एग्जाम में कि कंठ तालव्य ध्वनियां बताइए, एक दे देगा, एक ए दे देगा, एक ई दे देगा, एक ऊ दे देगा। तो ऊ क्या है, ओष्ठ ध्वनि, आ कंठ है, ई तालव्य है, ए कंठ तालव्य है क्योंकि कंठ वाला भी एक स्वर है और तालव्य वाला भी स्वर है, दोनों स्वर मिलकर बना है ए, इसीलिए इसे कहते हैं कंठ तालव्य, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंठोष्ठ, मतलब कंठ और ओष्ठ से जो बोले जाते हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। कंठ और ओष्ठ से कौन से स्वर बोले जाते हैं, कंठ और ओष्ठ से बोलने वाले स्वर होता है, जैसे एक होता है आ, ठीक है, ये है ऊ, आ और ऊ मिलके बना है आओ, ठीक है। ये दोनों मिलके, और फिर ये आ और ये ऊ मिलके बना है, इसका ए मान लेते हैं, इसका ए, ठीक है। आओ, आवरत वाला, ठीक है, आओ, इसलिए कहते हैं कंठ प्लस ओष्ठ, क्योंकि आओ आओ आओ, ठीक है, आओ ओ बन गया है। ऐसे हमने चर्चा की कंठोष्ठ, मतलब कंठ का भी इसमें है जो स्वर, ओष्ठ का भी है, इसलिए हम कहते हैं कंठोष्ठ। कंठोष्ठ कितनी ध्वनियां हैं, तो है 2,
ओ आओ, ठीक है। और जब हम लोग और बोलते हैं वो और ए वाला बोल देते हैं अधिकतर लोग, वैसे और जो वाला दिखते हैं और इसे बोलते हैं और, एकदम जो मुंह है वो चरमरा जाना चाहिए एकदम। हिंदी बोलने के लिए अपने यहाँ पहले जो लोग महिलाएं थी उन्हें क्यों नहीं वैदिक सूत्र पढ़ने को, तो जो वेद थे वो क्यों नहीं पढ़ने दिए जाते थे, इसीलिए क्योंकि जो उच्चारण है ना संस्कृत, वैदिक संस्कृत, उसका उच्चारण नाभि से होता है। आओ बोलते हैं और उसमें एक शब्द इतना बड़ा होता है, तो उसमें क्या था कि अगर मान लीजिए कि कोई महिला है तो उसकी शादी हो रही है, तो उसमें जो गर्भपात था उसका मतलब दिक्कत होने के लिए उसे नहीं पढ़ने दिए जाते थे। ना कि ये था कि महिलाओं को वो नहीं था पढ़ने का अधिकार, सबको अधिकार था। बस हाँ, जो वैदिक काल था, पूर्व वैदिक का वो ठीक था। उत्तर वैदिक काल में कुछ मनुवादियों ने धीरे धीरे मामला गड़बड़ कर दिया सब। कोई बात नहीं, हमें उससे क्या लेना देना है, जो अब है वो सही रहना चाहिए बस। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, वो बता देते हैं, क्योंकि शुरुआत में मैं ये बताने वाला था, लेकिन जैसे मैंने केवल बताया था कि स्वर होते हैं 11। ठीक है, आ ई ऊ ऋण आए आओ अंग इसे इसे अंग नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि अंग अगर पढ़ेंगे तो ए क्या है, जैसे मैंने बताएंगे आपको, जैसे यहाँ पर ए है, एक अक्षर, ठीक है, इसे हम डा पढ़ते हैं, इसके बाद में अगर हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो अंग हो जाता है, और यही पॉइंट उठा के हम यहाँ लगाएं तो डा हो जाता है, ठीक है, और यही अगर हम पॉइंट लगाएंगे तो कुछ और बन जाएगा। इसीलिए मैं इसे भी चर्चा करूंगा, लेकिन अंग और आहा एक स्वर नहीं है, ए अयोगवाह है। अयोगवाह उन्हें कहते हैं ना जो स्वर है ना ध्वनि। ये अगर स्वर के साथ करते हैं तो स्वर में भी मिल जाते हैं, व्यंजन के साथ करते हैं तो व्यंजन में मिल जाते हैं, इसीलिए अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, अब आ ई ऊ ऋ आए आओ आओ मैंने इसलिए बताया, सबको पता है, इसलिए पता है क्योंकि आप लोग जो है अधिकतर ऐसे पढ़ते हैं, छठा बड़ा छुटी बड़ी छठो बड़ो, ऐसा नहीं पढ़ना है। अगर ऐसे पढ़ेंगे हम तो रा और ऐसे करेंगे तो फिर राम होगा, फिर ये मात्रा है, मात्रा उसे कहते हैं जो प्रतिनिधित्व करती है। प्रतिनिधित्व का मतलब ये होता है जैसे आ, इसकी आ की मात्रा सबको पता है ऐसे बनती है, तो यहाँ पर मतलब है आ लिखा हुआ है ये वाला। ठीक है, अब हम अगर पढ़ेंगे रा बड़ा आम तो नहीं बनना है, इसलिए हम बड़ा नहीं पढ़ेंगे, आ पढ़ेंगे आ। हम मिलते हैं कल दूसरे वीडियो में, मैं आपको और स्वर के बारे में बताऊंगा कि जीभ के आधार पर स्वर कितने हैं और किस तरह से जैसे है कि आगत स्वर और दुनियादारी सब बताऊंगा कल। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, आपको अगर क्वेश्चन है कोई पूछना, जरूर उत्तर दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।